are you? I hope you all are safe at home. Okay. Now today we will teach you Hindi grammar part lesson 3 संज्ञा. Okay. Now हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 3 संज्ञा. ओके. आइए हम रीड करते हैं पेज नंबर 16, 17 and 18. ओके स्टूडेंट. संज्ञा. संज्ञा क्या है? नाउन. संज्ञा को हम क्या कहते हैं? नाउन. ठीक है. तो हमने पिछली क्लास में भी संज्ञा पढ़ी है. तो संज्ञा कौन बता सकता है कि संज्ञा की क्या परिभाषा है? या संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा. जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. ओके. आइए हम इसे चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं. दिए गए नामों को ध्यान से पढ़ना है. यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रभा, महाराणा प्रताप, रीमा, बिल्ली, मोर, शेर, हाथी, शहर, गांव, विद्यालय, शिमला, सेना, कक्षा, भीड़. ठीक है. ऊपर की पहली पंक्ति में व्यक्तियों के नाम है ना? नाम है ना. रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रभा, महाराणा प्रताप, सीमा, ये क्या थे? नाम थे. दूसरी पंक्ति में प्राणियों के नाम थे, जैसे कि बिल्ली, मोर, शेर, हाथी दिया हुआ था, है ना. और तीसरी पंक्ति में स्थानों के नाम थे, जैसे कि शहर है, गांव है, विद्यालय है, शिमला है ना. फिर चौथी पंक्ति में समूहों के नाम थे. सेना हमेशा एक नहीं होती है, बहुत सारे उसमें लोग होते हैं. कक्षा में एक अकेला विद्यार्थी नहीं बैठता, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं. भीड़, जब भीड़ होती है, मेले में जाते हैं तो हमें क्या दिखती है? वहाँ पर बहुत सारी भीड़ दिखती है ना. फिर सभा मतलब जिसे हम असेंबली बोलते हैं, है ना. स्कूल में असेंबली होती है ना, तो वो क्या होगी? सभा में भी एक व्यक्ति नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं. तो हमने यहाँ पर देखा कि व्यक्तियों का नाम है, प्राणियों का नाम है, शहर, जगह का नाम है और भाव है. ठीक है. ये सब इसमें दिए हुए हैं. फिर इसी प्रकार हम भाव, गुण, दशा आदि के भी नाम होते हैं, जैसे कि फूल की सुंदरता. तो इसमें फूल से क्या सुंदरता, क्या भाव आ रहा है कि वो बहुत ही सुंदर है. रस्सी की लंबाई, रस्सी कैसी है? रस्सी एक लंबी है. फिर आदमी का मोटापा, आदमी कैसा है? बहुत मोटा है. तो इसमें भाव निकल के आ रहा है ना. ये सभी नाम क्या हैं? संज्ञा हैं. अब यहाँ पर संज्ञा की जो मेन परिभाषा दी गई है वो देखते हैं ना. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. यहाँ पर संज्ञा के भेद भी बताए गए हैं, जैसे संज्ञा के 5 भेद बताएं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा. लेकिन हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ के आए हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं. लेकिन हम अब 4th क्लास में संज्ञा के कितने भेद पढ़ेंगे? संज्ञा के 5 भेद पढ़ेंगे. ठीक है. तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक, इतनी ही संज्ञाओं के बारे में हमने जाना था. अब हम एक्स्ट्रा 2 और संज्ञाओं के नाम जानेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा. अब इसके हम परिभाषा को देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाती हैं. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे यहाँ पर व्यक्तिवाचक जैसे दिया हुआ है शिवाजी, भगत सिंह, लाल किला, ये व्यक्तिवाचक हैं. फिर व्यक्तियों के नाम है. फिर हिमालय, कुतुब मीनार, स्वर्ण मंदिर, ये क्या है? स्थान है. यहाँ पर देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा. अभी जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है? जिन शब्दों से वस्तुओं तथा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि पक्षी क्या है? एक प्राणी है. लड़का क्या है? व्यक्ति है. पुस्तक क्या है? एक वस्तु है. नदी क्या है? एक स्थान है. देखिए इसमें पूरा जाति का बोध हो रहा है ना. फिर तो ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द
एक का नाम एक नाम का ही बोध कराते हैं। इसके विपरीत जातिवाचक शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक जो होते हैं वो सिर्फ नाम का ही बोध कराते हैं, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं वो संपूर्ण जाति का बोध करा देते हैं ना। जैसे कि अंकित एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इसका प्रयोग दूसरे लोगों के नामों के लिए नहीं किया जा सकता, किंतु लड़का संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इसका प्रयोग किसी भी लड़के के लिए किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या कहलाए? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अंगूरों में मिठास, आकाश की लंबाई विकास से अधिक है, राणा प्रताप की वीरता सराहनीय है, भक्ति में लीन है। ऊपर वाक्यों में मिठास, लंबाई, वीरता, भक्ति किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम ना होकर उनके भावों का या गुणों के नाम हैं, इसलिए ये भाववाचक शब्द कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ओके, फिर है अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो आपका मेन है ना। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु के नाम का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, दूध, दही, चावल, गेहूं आदि। ये क्या है? एक द्रव्य पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, फिर नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से समूह, समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, दल, सभा आदि। ओके, कुछ विद्वान द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के नाम से भी मान्यता देते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होता है। तो बच्चों, यहाँ हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के भेदों की जानकारी हमने ली, है ना। तो आप लोग भी इसी तरह से इसे होमवर्क है कि इस लेसन को रीड कीजिए, अच्छे से जानकारी दीजिए कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या है। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।